आपके सामने है दीप्ति शर्मा, मेरे एक स्टूडेंट। और ये अभी आपसे आपको बताएंगे किस तरह से मेडिकल में प्रिपरेशन अभी नीट के लिए, स्पेशली जब आपके 2-3 मंथ्स बचे हुए हैं। और कोरोना काल को सबसे पहले इन्होंने ही झेला है, इनके बैचेज़ ने, आई मीन, और उसके बाद अब आप लोग हैं। तो मैं दीप्ति से चाहूँगा ज़्यादा टाइम ना लगे। दीप्ति, आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आपके कितने मार्क्स आए थे और किस कॉलेज में अभी आप, और अभी कैसा लग रहा है आपको? तो हेलो, मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। अब मुझे 662 मार्क्स थे नीट में, और मैं अभी पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। और अभी तो एक्सपीरियंस हमारा भी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो फिर ठीक है। तो आपने जब, मेरे ख्याल से जब आए थे आप, उस टाइम क्रैश कोर्स था, है ना? और उस बार जो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था तो कितने मार्क्स थे आपके? उसमें 448 थे। 448। तो 448 से अबव 660 प्लस विद इन अ ईयर, तो ये सफ़र कैसे आपने तय किया? ये इतना पॉसिबल कैसे हुआ आपके लिए? मतलब सबसे पहले तो बायो मेरा तो ठीक ही था। बायो में इतनी मेहनत नहीं करनी थी, सबसे ज्यादा मेहनत मुझे फिजिक्स में करनी थी, क्योंकि फिजिक्स नियरली कुछ नहीं आता था। तो मुझे था इतने मन में मेरा कि हाँ, फिजिक्स बहुत अच्छे से कवर करना है। और केमिस्ट्री भी ठीक ही था, केमिस्ट्री में फिजिकल अच्छे से पढ़ना था। तो मेरा मेन फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही था, और बायो तो साथ साथ चल ही रहा था। तो फिर इतना किया था, और बस प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी। एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले नहीं थी, तो फिर एमसीक्यू सॉल्व करने पे फोकस था। वो बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, तो फिर वो अपने आप प्रैक्टिस में आ गया। ओके। तो कोई स्पेशल स्ट्रेटजी थी कि किस टाइम आप एमसीक्यू बनाते थे, किस टाइम रिवीजन करते थे, या अपने मूड के अकॉर्डिंग, या अपने शेड्यूल आपने बनाया था उसको फॉलो करते थे, क्या करते थे? शेड्यूल उतना कोई स्पेसिफिक नहीं था, बस इतना था कि मैं मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं उसके लैग ना करूँ, मतलब मैं फॉलो अप करते रहूँ। हम्म। मतलब जो जिस दिन जो चीज पढ़ाई मुझे उसी दिन वो सॉल्व करनी है, वो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और फिर वही वीकली रिवीजन था, पर कभी कभी नहीं भी होता था। तो फिर उसको मतलब पता होना चाहिए कि क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, फिर वो कवर अप करने के लिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं था, टाइम टेबल फॉलो करना नहीं आता है मुझे। ओके। तो ठीक है, अब तीन था जो मुझे लग रहा है, दैट इज़ कि कंटिन्यूस पढ़ना है, पढ़ाई, टीचर की पढ़ाई से लैग हाँ, नहीं करनी चाहिए, रिवीजन हाँ, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अप्रॉक्स हाँ। एक दिन में अगर आपके सेल्फ स्टडी का टाइम निकाले अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन, तो कितने देर आप पढ़ लेते होंगे ऑन एवरेज? पता नहीं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती थी मैं कोचिंग से वापस आने के बाद। मतलब 1 घंटे रेस्ट के बाद फिर मतलब कम से कम 3 आवर की कंटिन्यूस सीटिंग तो थी ही मेरी, हम्म। इतना मैं कह सकती हूँ। और तो फिर वैसे सिर्फ डिनर के टाइम पे, हाफ एन आवर डिनर के टाइम पे रेस्ट हो जाता था, तो फिर कंटिन्यूसली आके मतलब 2 बजे तक पढ़ते थे। ओके ओके। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, जैसा आपने कहा, टाइम वेस्ट नहीं करते थे, और प्लस आई थिंक कंटिन्यूस टच में रहते थे, डाउट रेगुलर पूछते थे, कोई भी डाउट होता है। और हाँ, जितना पॉसिबल था टाइम कोचिंग में बैठ के सेल्फ स्टडी में देते थे, है ना? हाँ, और मैंने एक बार अपने कुछ स्टूडेंट्स को बताया भी था आपके बारे कि आने जाने में आपको शायद घर जो था वो दूर था, तो हाँ, आपने वहीं पे कोचिंग के पास ही एक शिफ्ट कर लिया, पास ही में फिर ताकि घर। हाँ, टाइम लैग नहीं करे। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो आई थिंक हाँ, लोगों को ध्यान देना चाहिए कि टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, है ना? बहुत से लोग सोचते हैं हाँ। कि नहीं, मैं बोल। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, तो बहुत टाइम है हम्म। आपके पास। मतलब घर भी बैठे पड़े तो फालतू टाइम तो वेस्ट नहीं होना है, तो आप एक्स्ट्रा टाइम ऑब्वियसली पढ़ाई को ही देना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ याद दिलाई, लॉकडाउन है। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो भी लॉकडाउन के टाइम में हुआ, उस टाइम नया नया था, कोरोना भाई साहब नए नए आए थे। हम्म। और तो उस टाइम एक अलग सा चेंज आता है कि आपका रिदम रहता है, आपको लगता है मेरा होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। और उस टाइम में फिर हाँ, पता चलता है कुछ आ गया है, उससे एक मेंटल प्रेशर भी आता है। डजेंट मैटर कितना अच्छा प्रिपरेशन हुआ या नहीं हुआ। और इसी प्रेशर को कहीं ना कहीं आपके जूनियर्स जो अभी इस बार नीट देंगे, वो भी उससे जूझ रहे हैं। तो आप उनको ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि अभी वो क्या करें जिससे वो मेंटल थोड़ा सा वो स्ट्रांग हो सके, मेंटली स्ट्रांग हो सके? मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस मोटिवेटेड रहना है। मतलब एग्जाम कभी भी हो, हमें बस प्रिपेयर रहना है कि हमें एग्जाम अच्छे देना है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय नीट के। तो हमें बहुत फोकस रहना है, और मतलब डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। ठीक है, अभी लॉकडाउन है तो आप थोड़े और एक्टिविटीज पे भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया।
पर डेली प्रैक्टिस करनी है। और जब लग रहा है कि नहीं ठीक है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे तो जो टॉपिक्स आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें सॉल्व करो, तो उनके टेस्ट दो, तो अपने आप मार्क्स अच्छा आ जाएंगे, तो फिर वो अपने आप मोटिवेशन इंक्रीज कर देते हैं। और फिर टीचर्स के टच में रहो। तो जैसे कि मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अगर अभी एक टाइम मिल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो आई थिंक इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव के यार एक सैचुरेशन लेवल आ रहा है ना। और थोड़ा बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं टेस्ट सीरीज के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन सब बना सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंस रखता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, आपकी कितनी भी तगड़ी पढ़ाई हुई हो, पर अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इट इज रियली ऑफ नो यूज, क्योंकि एग्जाम में जाके जो मैटर करेगा वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैटर करेगा। आप किस स्पीड से मतलब सॉल्व कर सकते हो पेपर वैसे। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तो अच्छी सोर्स से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितने लगा सकते उतने लगाओ, क्योंकि अभी तो वही रिपीट होंगे और पेपर वैसे भी कुछ बुक से बाहर आने वाला है नहीं। तो आप जितनी तो फिर पढ़ाई ठीक है आप लिमिटेड करोगे चलेगा, पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इजी से लेके डिफिकल्ट तक, ताकि एग्जाम पेपर में मतलब कुछ भी आए तो फिर वो आपको टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेस लेवल एग्जाम में नहीं बढ़ना चाहिए आपका कि ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व ही नहीं किया और ये आ गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन। ओके, तो आपके जो मार्क्स में लाइक 30-40% का अप्रॉक्स इंक्रीज हुआ, तो उस टाइम जब आपने नीट दिया, जब आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, देन आपने फिर प्रिपरेशन किया, तो आपको वहाँ पे क्या रियलाइज़ हुआ? नीट दे के आए तो आपको एक रियलाइजेशन होता है ना कि मुझसे कुछ कमी रह गई होगी, इस चीज़ को ठीक करना है, तो वो क्या उस एक साल में अपने ऐसे प्रीवियस ईयर से उस साल में अपने ऐसे क्या चेंज लाए पढ़ाई के तरीके में, सोच में, किसी भी चीज़ में? पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्रिपेयर नहीं किया था, मतलब पेपर देख के मतलब पेपर जब मैंने देखा तो मुझे फर्स्ट ये रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी के बाहर का एक्चुअली कुछ नहीं आने वाला है। और हमने तो पढ़ा ही नहीं था तो हम ऐसे ही दे चले गए थे पेपर देने, पर फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब ये मतलब जितना कहते हैं कि डिफिकल्ट है उतना एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं। मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, एनसीईआरटी पे स्टिक रहो तो फिर इजीली पेपर मतलब निकल जाता है, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मतलब कुछ ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ मतलब पढ़ना है। हमने तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी मतलब पढ़ाई सीरियस ही नहीं की थी क्योंकि उतना आइडिया नहीं था मुझे। फिर जब मैं पेपर देके आई तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब मैं बुक ही पढ़ूंगी, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि बोर्ड से आने के बाद नहीं था उतना टाइम कि एमसीक्यू सॉल्व करे। तो फिर मुझे था कि हाँ मुझे अभी एमसीक्यू सॉल्विंग पे, अपने टेक्निक्स पे, फिर जो शॉर्टकट्स होते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो वो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट से पता चला था कि ठीक है नहीं अब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, तो आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मुझे याद है कि आके बोलती थी आपके सर वो बुक ख़त्म हो गया मेरा, कुछ दूसरा बुक है तो ये बुक दो, वो बुक हो दो। तो मैं पहले पूछता था, एक फर्स्ट टाइम मैंने पूछा था कि भाई वो बुक दोबारा बना लियो, तो आपने कहा था हाँ सर 2 टाइम 30 टाइम मेरा हो गया, वो क्वेश्चन मेरे रटा गए। तब मैं बोलता था कि हाँ नया बुक लो, और जो भी बुक अवेलेबल होती थी वो मैं देता था, वो फिर आप बना लेते थे। कुछ डॉट जैसे लाइक लास्ट 4-5 मंथ में आपके डॉट बहुत रिड्यूस हुए थे, क्वेश्चन वाले डॉट, और जो डॉट होते थे वो बहुत अच्छे डॉट होते थे, यानी वो या तो आउट ऑफ सिलेबस काइंड होगा, और लास्ट टाइम में जहाँ तक मुझे याद है आपको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन हो गया था कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कैसे नहीं करने, यानी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न। अब हर क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते और ना ही हर क्वेश्चन करने के लायक होता है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं, परेशान होते हैं, वो क्वेश्चन बना रहे हैं, उनके नज़र में क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको लगता है भाई 100 में 100 बनना चाहिए, एटलीस्ट 95 बनना चाहिए, बायो है तो 95 अबव बनना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो एटलीस्ट 80 अबव बनना चाहिए। तो वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं करते हैं, फोकस नहीं देते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द एनसीईआरटी, या बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना इसको ग्रैब। तो उस पर कैसे वो कंसंट्रेट करें? दूसरी चीज़, अभी जो इशू आ रही है सारे स्टूडेंट्स को, वो ये कि वो निगेटिव पे कंट्रोल नहीं करते हैं। वो लालच आती है ना, भाई मैंने तो पढ़ा है तो मुझे तो टिक करना है, ऐसे कैसे है, मतलब करूँगा, मैं तो करूँगी। तो उस पर कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो आप ही बताइए, आपने अपने नेगेटिव पे कैसे कंट्रोल किया, नेगेटिव मार्किंग पे? पहले तो वो क्वेश्चन वाला
कि मतलब कौन से किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन करना तभी जाओ कि जब आपको लग रहा है कि आपने वो टॉपिक जिस भी टॉपिक पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और फिर उसको आप टेस्ट करने के लिए आप जब एमसीक्यू करने बैठोगे तो जो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आ रहे हैं वो तो होने ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे वो, पर आप फिर वापस पढ़ के आओगे तो वो तो होने ही चाहिए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं पर वो एनसीईआरटी से लिंक्ड होते हैं, तो वो भी मतलब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब एनटीए बोलता है कि एनसीईआरटी से ही आएगा, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, पर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आई ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि बाहर भी दिए हैं और वो हमें पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी मेंशन करता है कि हमें उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये तो मतलब टीचर्स यूजुअली ये सब पढ़ाई देते हैं तो उस पर भी फोकस होना चाहिए और वो क्वेश्चंस बनने चाहिए। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनेंगे, सेकंड में नहीं बनेंगे, पर थर्ड में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप बनते जाएंगे अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है तो। और फिर नेगेटिव का तो नेगेटिव आप जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे वो उससे ही मतलब कंट्रोल में आएगा। हाँ, आपको बारे में ये सोचना है कि मतलब मैंने पेपर सॉल्व करते टाइम पे मेरी ये मेंटालिटी रहती थी कि मुझे आउट ऑफ मार्क्स नहीं लाने, मुझे सिर्फ इतने मार्क्स लाने कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो मैंने उसी को अपने मन में रख के पेपर सॉल्व किया कि मतलब इतने मार्क्स आ जाए कि मेरा ठीक ठाक कॉलेज में हो जाए। तो वो आपकी मेंटालिटी पे भी मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या मेंटालिटी रख के पेपर लिख रहे हो। तो फिर हाँ, मतलब अगर ये सोच के लिखोगे कि नहीं सारे ही होने चाहिए तो फिर उसमें नेगेटिव करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है। मैं ऐसे पेपर देती थी कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर अपने आप कंट्रोल हो जाती। सही बात है। नेगेटिव तो ये चूंकि सबसे बड़ा था, आपके जो मार्क्स आए तो उतने पे आपको लगता है कि कुछ और आ सकते थे या फिर दैट इज गुड इनफ? नहीं मतलब नहीं, मुझे कम आए, मैंने 6 नेगेटिव किए थे नीट में। मुझे मतलब हाँ बुरा लगा था कि कम आ गए, पर वे थोड़ा जाएं तो क्या होता है, कॉलेज तो मिल जाएगा अच्छा ही। तो क्यों मतलब ऐसा क्या लगा कि कम क्यों आए, क्या हो गया वहाँ पे अचानक? जो भी 10-20 मार्क्स जितने आपने कम आए क्यों आए? नहीं मैं बहुत खुश थी मतलब पेपर देने के बाद, मतलब मैं सैटिस्फाइड थी। मैंने अपना बेस्ट दिया था पेपर में। जो क्वेश्चंस नहीं आए थे वो मैंने पढ़े ही नहीं थे, और मैंने इसलिए नहीं पढ़े थे कि क्वेश्चन में पेपर में आएगा भी तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी। मैं उस मेंटालिटी से गई थी। 6 क्वेश्चंस मेरे नेगेटिव हुए, वो भी पता नहीं कैसे हुए। मतलब होता है पेपर में कि आप करते करते पढ़ते नहीं हो, एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही कि आप पढ़े नहीं ढंग से। वैसे भी मतलब वैसे ही मेरा स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहता है, तो फिर वो अपने आप हो ही जाता है। तो फिर वो ऑब्वियसली आप पे पर्सनली भी डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है पेपर देने के टाइम पे। सही बात है। तो अभी अगर देखा जाए तो अगर ऑफिशियल डेट की देखी जाए तो 1 अगस्त है, जो मे भी डेट बढ़ सकता है, बट हमें तो पहले 1 अगस्त लेके मांग के चलना है, तो अप्रॉक्स 60-70 डेज। तो इस 60-70 डेज में उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 ईयर से 2 ईयर से, और थोड़े अभी लाइक मान लीजिए वो उस स्टेज में है कि बॉर्डर लाइन पे है कि थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो सिलेक्शन हो सकता है, और जहाँ थोड़ा सा इधर उधर बिगड़े तो फिर वो बाहर हो जाएंगे लीग से। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अभी इस 70 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें? मतलब अभी 70 डेज में है तो आप पहले के कुछ 20 डेज आप ये चीज पे मतलब मैं तो कहूंगी आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी टॉपिक्स कौन से ढंग से नहीं हुए और जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। और अभी 70 डेज भी बहुत अच्छा खासा टाइम होता है कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक छोड़ना पड़े कि नहीं आ रहा तो ठीक है छोड़ देते हैं, आप अभी भी सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो पहले ये चीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं आप उनको बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं या और जो एक्चुअली नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स आप अपने बहुत अच्छे कीजिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा ज्यादा। और फिर जो बाकी टाइम बचेगा वो ऑब्वियसली पेपर सॉल्विंग को देना है, और पेपर सॉल्विंग के बाद पेपर के एनालिसिस को भी उतना ही ज्यादा टाइम देना है। मतलब कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम दिया फिर वैसे। तो इन शॉर्ट अगर उन्हें डेली बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ना हो तो अभी एटलीस्ट कितने और उनको सेल्फ स्टडी देनी चाहिए? मैं तो दिन भर ही पढ़ती थी, मतलब ठीक है आप 12 आवर्स भी दे दो, 10 to 12 आवर्स मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि 6 आवर्स की आपकी स्लीप है तो फिर आपके पास 18 आवर्स बचते हैं। तो उसमें से आप 10 to 12 आवर्स तो ऑब्वियसली अपनी स्टडीज को दे ही सकते हैं, और इसे देनी भी चाहिए। इसे अगर सब्जेक्ट वाइज पार्टीशन किया जाए तो सब्जेक्ट वाइज वो डिपेंड करेगा
पर्सनली कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है, आप ऑब्वियसली सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम आपको देना है, वो पूरा मतलब पर्सनल पे डिपेंड करेगा। गुड। अब मेरा मतलब ठीक है फिजिक्स ठीक था तो मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम देती थी, पर मेरा ऐसा था कि मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ती थी हर एक दिन में, और ऑलमोस्ट इक्वली मतलब टाइम स्पेंड रहता था पढ़ने का एक एक सब्जेक्ट पे। आई थिंक वो रूटीन मैंने बहुत लोगों को दिया भी था। वो थी आप लोग के टाइम में, क्रैश कोर्स के टाइम में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और फिर आपका जैसा आपने कहा कि सर मेरा तो पूरा पढ़ना ही है, बट उस पार्टीशन को बता दीजिए किसको एमसीक्यू कब करना है और थ्योरी के लिए रिवीजन कब करना है। और उसे आपके जाने के बाद भी जो न्यू बैच था उसमें भी मैंने फॉलो अप किया था, है ना। तो लोग रूटीन लिए थे, तो रूटीन का तो ऑब्वियस इम्पैक्ट पड़ता है। बट अब आप हर टाइम पढ़ रहे, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि जैसे आप कह रहे हैं उसमें कुछ ये संदेश चले जाता है कि हर टाइम पढ़ो, है ना, तो उससे भी बर्डन आता है ना। वो एक मेंटालिटी पहले नहीं से नहीं सेट वो नहीं होती है। करना है। हाँ, और लोग क्या करते हैं वो कि रात भर जाग गए। एक टाइम आता है जो मैंने आप लोगों को बताया था एग्ज़ाम के टाइम से पहले, कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एग्ज़ाम के वीक वाले दिन हाँ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना है, ज़्यादा लेट हाँ नाइट नहीं जागना है। क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम है हाँ उस दिन आपको ज़्यादा प्रेशर होता है, सोचते उसी दिन सब कुछ पढ़ लूँ, और वो एग्ज़ाम हाँ में भी नहीं, बर्डन आता है। तो वो हाँ एग्ज़ाम के दिन के लिए मैं आपको फिर से एक बार कांटेक्ट करूँगा उसके बाद। लेकिन अभी के लिए अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो जैसा आपने कहा कि टीचर्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए, ऑब्वियस है डाउट वहीं से सॉल्व होता है। तो आपके लाइफ में इन जनरल टीचर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा सिलेक्शन के लिए? टीचर का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि एज आई सेड कुछ तो पढ़ा नहीं था। और मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, तो नीट और बोर्ड्स की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है, जो कि एक्चुअली मतलब बोर्ड वाले टीचर्स, स्कूल वाले टीचर्स नहीं बताते। फिजिक्स तो मेरी 0 थी, तो वो भी टीचर की वजह से आई। मतलब सारे सब्जेक्ट्स में मतलब नीट अप्रोच से कैसे पढ़ना है वो सब टीचर की वजह से ही आया। और मतलब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, डाउट सॉल्विंग में भी कभी भी डाउट पूछो तो सब आंसर देते थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, टीचर्स का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल था मेरे सही सिलेक्शन में। बात है। और अगर ख़ास तौर से बात की जाए, जो कि मैं बात कर रहा हूँ, तो बायो वाले सर का क्या इम्पैक्ट था आपके इसमें? कोई इम्पैक्ट था भी कि नहीं था? हाँ उनका भी बहुत था। हाँ, क्योंकि बायो में भी मतलब अच्छा लेवल का पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो वो भी मतलब अच्छे से पढ़ाई की, फिर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से सॉल्व करा है, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, हर जगह के क्वेश्चन सॉल्व करा है, मतलब बाकी कोचिंग्स के भी, मतलब बाहर बाहर के, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट था। हाँ, लास्ट टाइम पे आई थिंक मैंने कुछ नेशनल ब्रांड के पेपर सॉल्व कराए थे जो प्योरली हाँ एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो ऐसी हाँ कोई बात है जो मेरी बोली में कुछ हेल्प की आपको प्रिपरेशन में, या कोई बात जो लगता था सर सही कहते थे, मान लेना चाहिए थे या माने थे, वो एनीथिंग? नहीं मतलब, हाँ नहीं मतलब वही पेपर सॉल्विंग के टिप्स ही, मतलब तो बबल्स कैसे भरने हैं, वो छोटी छोटी बात भी हेल्प करती है। और बहुत कुछ मोटिवेशन तो बहुत ही देते थे ना आप तो तो वो तो हेल्प ही करेगी। अच्छा, चलो थैंक यू। तो अभी कॉलेज लाइफ चूँकि आप पहुंच गई हैं, और एक मैं तो हर स्टोरी का है, जैसा आपने कहा मोटिवेशन बहुत देते हैं आप, और वो ज़रूरी भी होता है ना। और आप और हम लोग तो कैमरे से भी देखते रहते थे भाई, कब किसको ज़रूरत है जा जा के पूछा जाता था। तो अभी अभी की लाइफ यानी अब आप एक पड़ाव पार कर लिए, अब क्या है कि वो बर्डन नहीं होता है। ऑब्वियसली बर्डन है सर, जैसा मैं कहता था उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ मे और मे नॉट भी अभी पता चल रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि ऑनलाइन मामला है ना, लेकिन इम्पैक्ट तो नहीं है नहीं ना। बहुत अच्छे बहुत से पता चल है, रहा है। बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कितना एक सुकून का वो लेवल अगर पूछा जाए कि कैसा फील होता है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे आपका माइंडसेट, और अब जब आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उस गोल को आप अचीव कर चुके हैं, अब इसमें माइंडसेट में कितना चेंज आता है अचीव करने में, कैसा फील कैसा होता बहुत है? मतलब एक बहुत मतलब बहुत बड़ा चेंज आ जाता है माइंडसेट में। मतलब नीट प्रिपरेशन के टाइम पे भी मतलब एक अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। हम्म। पर फिर हाँ नीट क्लियर हो गया तो ठीक है, अभी एमबीबीएस में हो गया, और वो भी मुझे तो मतलब काफी अच्छा कॉलेज मिला अपने हाँ, हिसाब से, बहुत तो अच्छा। मैं तो खुशी थी एक मतलब। और ऊपर से हमें तो नीट के बाद
कुछ था ना ऑफलाइन कुछ था, और फिर कॉलेज डेट चल रहा, तो हमें तो बहुत लंबे टाइम तक हम लोग आराम में थे। पर फिर हाँ, एक होता है कि अभी मतलब अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, मतलब अभी इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, अगर अच्छे से प्रिपेयर किए, हार्ड वर्क किए, तो फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं अभी। और फिर एमबीबीएस में भी तो स्टार्ट, अभी तो मैं तो 3 ही हफ्ते गई कॉलेज, तो फिर उतना तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ स्टार्टिंग मतलब बहुत अच्छा लगता है, जब सीनियर से इंटरेक्शन होता है, टीचर से इंटरेक्शन होता है, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो लास्टली अगर बोला जाए कि शॉर्ट में अगर आप अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को एक सजेशन देना चाह रहे हैं डूज एंड डोंट्स इस नीट प्रिपरेशन में, उनके लिए भी जो इस ईयर देंगे और उनके लिए भी जो 11th में है नेक्स्ट ईयर देंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट में अगर बताने बोले तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? मतलब मैं तो यही कहूंगी कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, मतलब अपना टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन में वेस्ट मत करो, जितनी पढ़ाई हो सके उतनी कर लो। बहुत मतलब इस जो लॉकडाउन है इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानो, कि हर बैच को नहीं मिली है, तुम लोग को मिली है, तो फिर तुम लोग मतलब बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, और साथ ही में अगर कोई और हॉबी है तो उसे भी मतलब परस्यू कर सकते हो, और फिर अच्छे से पढ़ो। मतलब एक प्रेशर नहीं होना चाहिए खुद पे कि लॉकडाउन हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। हमें बस अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहना है, और फिर तो रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। ओके ओके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर माय चैनल और फॉर मी या अबाउट मी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब सिर्फ बाहर नहीं पढ़ाते, आप मोटिवेट भी करते हैं अच्छे से। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको इसलिए मैंने जोड़ा था या जोड़ना चाह रहे थे कि जो लोग हैं, एक होता है टीचर, मैं बोलता हूँ ऑब्वियस है, मैंने जितना बोला आपको जो आपकी बात से लग रहा है हेल्प हुआ, और लोगों को ऑब्वियस है हेल्प होता होगा, बट आप जो इम्पैक्ट बोलेंगे उन्हें लगेगा कि उनका ही कोई स्टूडेंट पढ़ा है और इस तरह से पढ़ सकते हैं, तो एक अलग तरह का मोटिवेशन जाता है, और होपफुली आपके इससे जितने लोग तक ये बात पहुँचे उन्हें ये फ़ायदा हो, और जिन नहीं भी देखे उनको भी किसी न किसी से ज़रूर फ़ायदा हो। तो बहुत अच्छा आपने एक बात बोली है, और कोशिश ये करेंगे कि आपको एक बार फिर जोड़ा जाए जब नीट का डेट फाइनल हो जाए, और उसमें लास्ट टाइम एकदम रहे, क्विक रीज़न का टाइम रहे। आई थिंक जितनी इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए थी किसी भी नीट एक्सपायरेंट के लिए हम लोगों ने की है। ऐसा आपको लग रहा है कुछ चीज़ मिस हुआ है, कुछ वो बात कहनी चाहिए, एनीथिंग लाइक दैट? रिवीजन हो गया, स्टडी प्रैक्टिस हो गया, नहीं है अभी ना? के लिए तो नहीं। अभी के लिए नहीं। तो मैं यही कहूँगा जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकली है वो दो निकली है कि एक तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इन सब चीज़ों में, ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने, है ना? हमारा दिल हमेशा ये बोलता रहता है कि अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लो शायद भूल गए, बट वो क्वेश्चन से ही मेन होता है, डन तो क्वेश्चन से ही होता है। नहीं नहीं, हाँ, हाँ, ओके। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, थ्योरी जितनी ही पढ़ लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। दैट्स गुड इनफ फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। तो आपके सामने थी दीप्ति शर्मा, और इन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, भाई ये इनसे बात नहीं हो पाती है, तो इन्होंने आपके लिए हाँ बोला है, आई डोंट नो मेरे लिए हाँ नहीं बोला, आप लोगों के लिए हाँ बोला है। तो थैंक्स अलॉट फॉर यू टू कम टू दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टॉक अबाउट एवरी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट फॉर द नीट। तो होपफुली ये बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो, और बाकी ऐसी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और अगर कोई इशू हो आप फिर से चाहते हैं कि दीप्ति आएँ और कुछ बोलें तो ऑब्वियसली हम फिर से इनसे जुड़ेंगे।